डिस्कस करने जा रहे हैं हम अनदर यूनिट जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली मैक्रो में एक नेशनल इनकम के बाद थोड़ा सा जो एक लेंदी टॉपिक होता है वो इस टॉपिक में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो बेसिकली इसमें है क्या, हम डिस्कस करेंगे इसमें एग्रीगेट डिमांड के रिलेटेड। ना एग्रीगेट डिमांड को समझने से पहले हम समझते हैं सबसे पहले डिमांड क्या होता है। देखिए, डिमांड ये चीज़ आपने माइक्रो में पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर। In a particular time, particular price, particular quantity demanded by consumer is known as demand. In short, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदने के साथ साथ आप उसको रेडी टू पे भी होने चाहिए। जी, ख़रीदना तो बहुत कुछ हम चाहते हैं और डील बाउगनी सब ख़रीदना चाहते हैं, बट बजट नहीं होता। यानी आप जो चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल भी होने चाहिए परचेज़ करने के लिए, ठीक है। उसको डिमांड कहते हैं। डिमांड को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, इंडिविजुअल डिमांड और आपका मार्केट डिमांड। बट हम यहाँ पर बात करें एग्रीगेट डिमांड की। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एक इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड में जो टोटल डिमांड की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम डिमांड कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग कहते हैं इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिमांडेड इन इकोनॉमी एज अ होल इन अ 1 ईयर एंड अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी जो भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको आप एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। नो, एक चीज़ याद रखेंगे, एग्रीगेट डिमांड इक्विवेलेंट होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। इन शॉर्ट, जितनी आप डिमांड करेंगे वो तभी डिमांड बनेगी जब आप उस पर खर्च करेंगे। अगर आप सिर्फ विश कर रहे हैं, विश और डिमांड में फ़र्क होता है। विश के लिए आपके लिए रिसोर्सेज की नीड नहीं है, बट डिमांड के लिए आपको रिसोर्सेज की नीड होती है। सो बात करते हैं कंपोनेंट्स एंड डिटरमिनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसमें आपकी ये 4 चीज़ें आती हैं: प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है अपनी वांट सेटिस्फाई करने के। लाइक आप अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में आएगा, यानी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए किए जाते हैं और उसको नॉर्मली बिजनेस क्लास करती है या फर्म्स वगैरह करती हैं अपने इनकम में इंक्रीमेंट करने के लिए। आफ्टर दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हमारा एक्सपेंडिचर करती है, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब वेलफेयर के लिए जो काम कर रही है, स्ट्रीट लाइट लगा रही है, डोनेशन, ये सब जो चीज़ कर रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ दे रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आती हैं। फिर आता है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में बेसिकली होता क्या है, आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी के डिफरेंस को आप नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर मैं सिर्फ 2 चीज़ों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, तो बच्चे इसको आप कहते हो 2 सेक्टर इकोनॉमी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इन तीनों को इंक्लूड कर लेता हूँ तो उसको हम कहेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। और अगर मैं 4 को इंक्लूड कर लूँगा उसको हम करेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर नॉट जी? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है? अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई के रिलेटेड, तो बेसिकली जैसे कि हमने डिमांड में डिस्कस किया था, डिमांड में हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बट हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे सप्लाई के केस में। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी आप सप्लाई अवेलेबल करा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके इकोनॉमी में प्रोवाइड करा रहे हैं, वो चीज़ आपकी सप्लाई होती है। सिंपल फॉर्म में एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम बात करें तो कहते हैं इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट अवेलेबल फॉर परचेज बाय द इकोनॉमी और अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। बात वही है जो आपको बताई गई है कि सप्लाई मीन्स अवेलेबल कराना होता है। सिंपल फॉर्म में अगर हम इजीएस्ट वे में समझे, सप्लाई मीन्स होता है अवेलेबल कराना। यहाँ पर अवेलेबल क्या कैसे करा रहे हैं आप, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विस आपने प्रोड्यूस करी है एज अ प्रोड्यूसर उसको आप अवेलेबल करा रहे हैं। इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो होती है इक्विवेलेंट होती है नेशनल इनकम की। जी, जितनी सप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपकी इनकम जनरेट होगी। अब क्योंकि अगर बात कर रहे हैं इनकम की, तो इनकम के 2 ही काम होते हैं, या तो उसे कंज्यूम करेंगे आप या इसे सेव करेंगे। तो यानी इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के, तो 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है आपका कंजप्शन, एक होता है आपका सेविंग। कंजप्शन जिसे आप कंज्यूम करते हैं, सेविंग जिसे आप फ्यूचर में बचा के लिए रखते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें सिंपल फॉर्म में, तो इसकी डायग्राम जो बनेगा इसका बनेगा 45 डिग्री एंगल पे इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई का। यहाँ पर आपका आ जाएगा लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पर आपका आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई।
ठीक है। डायग्राम की बात करें, अच्छा इससे पहले अगर हम बात करें अगर डिमांड के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था, तो उसके डायग्राम का जो शेप होता है वो उसका थोड़ा अलग होता है, इसमें अलग होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब कैपेसिटी, यानी किसी भी क्षमता जिसे कहते हैं आप प्रोपेंसिटी को। बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। ना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को आप कंजप्शन फंक्शन कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव को आप सेविंग फंक्शन कहते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कितना आप कंज्यूम करते हैं, यानी बेसिकली कंजप्शन और इनकम के रिलेशन को कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे सेविंग्स और इनकम के रिलेशन को सेविंग फंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अनदर इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हम बात करें सेविंग्स की, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो पहले डिस्कस करते हैं आज हम सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रिलेटेड। देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली होता है क्या, कंजप्शन को आप इनकम से डिवाइड कर देते हैं, इसी रेशियो को आप जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब कुछ इसके वो पॉइंट जो MCQs में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। MPC इज़ मोर देन 1 जी, ऑलवेज याद रखेंगे MPC मोर देन 1 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कंजप्शन आपकी इनकम से ज़्यादा हो सकती है। ये वो कंडीशन है कि जहाँ पे कंजप्शन आपकी इनकम से ज़्यादा होगी। अब बात आती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू 1 हो सकता है, यस, ये वो कंडीशन होगी जहाँ पे कंजप्शन आपकी इनकम के इक्विवेलेंट आएगी। और अगर बात आती है कंजप्शन इज़ लेस देन इनकम, डेफिनेटली कंजप्शन लेस देन इनकम, यानी इसका मतलब इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजप्शन जी, हो सकती है। यानी वो कंडीशंस ये हैं जहाँ पर ये आपका APC इस फॉर्म में आ सकता है। बट बात आती है APC फॉलो द इंक्रीज इनकम जी, जैसे जैसे इनकम इंक्रीमेंट होगा APC आपकी फॉल होगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपके प्रायोरिटी अब सेविंग्स की तरफ होगी। सारा का सारा आप जो है कंज्यूम नहीं करते जब आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होता है। तो APC कैन नेवर बी ज़ीरो, यस, APC कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, कि कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। कंजप्शन एक ही कंडीशन में ज़ीरो होती है, कंज्यूम करने वाली ना बचे। करेक्ट। नेक्स्ट आता है MPC। MPC की रेट हम बात करें, MPC की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई होती है, और आप सारा का सारा सेव कर लेते हैं तो कंज्यूम आपका ज़ीरो हो जाएगा, और आप सारा सारा कंज्यूम कर लेंगे तो सेविंग आपकी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है MPC ऑफ पुअर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिच, यानी जी सही कहा, MPC जो होता है पुअर्स का वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू रिचर्स। क्यों? रिचर्स के पास मनी होती है, कभी वो चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, बट MPC की हम बात करें पुअर्स की, पुअर्स साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे इनके पास इनकम आती है उसके हिसाब से वो इनकम के अकॉर्डिंग अपनी कंजप्शन को प्रायोरिटी देते हैं। MPC फॉलो द इंक्रीज, वही चीज़ वाली बात आती है कि आपकी इनकम में अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो सारा का सारा आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आपको सेव भी करेंगे, जिसकी वजह से MPC आपकी फॉल हो जाती है। बात करते हैं यहाँ पे APS की, तो APS की अगर बात करेंगे, यस APS टू 1 जी, APS 1 के इक्विवेलेंट हो सकता है APS जो है, लेकिन याद रखेंगे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? APS कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी आपने इनकम जनरेट करी है वो सारी की सारी आपने सेव कर ली, कंज्यूम ही ना करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए। आफ्टर दैट बात थी APS इक्वल्स टू 0 जी, APS आपकी ज़ीरो हो सकती है, सेविंग आपकी ज़ीरो हो सकती है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं आती है। अब आता है कि APS इज़ लेस देन 1 जी, क्या APS लेस देन 1 हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। फिर आता है APS इज़ नेगेटिव, यस APS भी नेगेटिव आपका हो सकता है। फिर आती बात कि APS राइज विद इंक्रीज इनकम जी, अब आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या काम करेंगे, इनकम में इंक्रीमेंट होने जाने की वजह से अब आप जो है वो प्रायोरिटी देंगे सेविंग्स को, जिसकी वजह से आपका APS भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आते हैं MPS के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो MPS की जो वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में लाई होती है। कैसे? जैसे मैं आपने मेंशन कर रहा है कि भाई सारा का सारा अगर हम कंज्यूम चेंज इन कंजप्शन अगर हम जीरो हो जाएगा हमारा, दैन उस कंडीशन में APS क्या हो जाएगा हमारा, APS हमारा 1 आ जाता है। जबकि हम बात करते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, अगर सारा का सारा हम सेविंग ज़ीरो कर देंगे तो MPS हमारा 0 हो जाएगा। ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के हिसाब से आप करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वापस करने जा रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेसिकली क्या होता है कि आपकी इनकम में इंक्रीमेंट तब होगा आप जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन शॉर्ट एक ऐसा मल्टीप्लायर, एक ऐसे रेशियो के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इनकम के रिलेटेड बात करते हैं कि जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा इन्वेस्टमेंट में, वैसे वैसे आपकी इनकम में भी इंक्रीमेंट होगा।
तो बात करते हैं यहाँ पे करें कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी अगर बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आप कैसे डिनोट करते हो, फार्मूलाज का होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हम बात करते हैं के और एमपीसी की रिलेशन, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशन क्या हुआ। देखिए हम बात करें यहाँ पे नेचर दोनों का सेम ही होता है। आप इन्वेस्ट करते हो तो भी पैसा आपका खर्च होता है, आप कंज्यूम करते हो तो भी आपका पैसा खर्च होता है। एडिशनल जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चेंज आता है इनकम के अंदर, और जब आप एडिशनल कंज्यूम करते हो तो इनकम में भी चेंज आएगा। इनकम में कैसे चेंज आएगा, आपकी इनकम दोनों ही कंडीशन में फॉलो होगी। बट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपका जो खर्च होता है, आपको जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको फ्यूचर में रिटर्न मिल जाते हैं, जबकि कंजप्शन में ऐसा नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये आपका फॉल होगा तो ये भी फॉल होगा। तो इन शॉर्ट के और एमपीसी की रिलेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर रिलेशन जो होगा आपको पॉजिटिव रिलेशन होगा, जिसकी वजह से जो फार्मूला होता है वो होता है के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये अगर हम बात करते हैं के और एमपीएस की, तो के और एमपीएस की अगर हम बात करें भाई, सेविंग अगर आप करेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा करेंगे सेविंग कम होगी। एडिशन की बात हो रही है, एडिशनल अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो आपके एडिशनल सेविंग्स बढ़ जाएंगी। इसी वजह से रिलेशन जो होता है दोनों के बीच वो क्या होगा, यहाँ पर दोनों बीच जो होने वाला रिलेशन है वो आपका नेगेटिव होगा। फार्मूला होता है इसका के इक्वल्स टू 1/MPS। इन शॉर्ट अगर बात करें एग्जाम में एमसीक्यूज़ में फार्मूले के भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फार्मूला देख के आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये फार्मूला इसका है या ये फार्मूला इसका है। आई होप गॉट इट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय। वीडियो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई इंसान अपनी इनकम में इंक्रीमेंट चाहता है तो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि तरह से अपने पैसे को कहीं पर लगाना, ताकि आप अपनी इनकम में इंक्रीमेंट कर सकें। तो बेसिकली अगर हम बात करें मैक्रो लेवल में, तो इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो वेलफेयर के लिए की जाती है। बात करें मोटिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव होता है यहाँ पर। अगर बात करें सोशल वेलफेयर मेथड होता है, मोटिव होता है। बात करें डायग्राम की, तो अगर अब न्यूमेरिकल सिंपल वे में अगर हम बात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर्व इसमें अपवर्ड स्लोप होता है, जबकि यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। सेक्टर की बात करें तो याद रखेंगे प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पर आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर होता है, जबकि अगर बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। डायग्राम की बात करें, डायग्राम आप देख सकते हैं ये आपका अपवर्ड जा रहा है और ये आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो पूछ सकता है आपका कि भाई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका कब अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है, स्ट्रेट होता है, इसके भी यहाँ पे आ सकता है। या आपका इस पर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इसका जो डायग्राम होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, या नो चेंज किस तरह से होता है। तो इसमें से आपको बेसिक कंसेप्चुअल स्टडी करनी होगी। हम बात करते हैं हम एक्सेंट प्लान, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट या सेविंग की बात करें तो एक्सेंट का मतलब होता है एक्चुअल में प्लान, जो हम प्लान करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि 10,000 रुपीज़ हमारे पास है, उसको हमें प्लान करना है। तो प्लान करने का हम प्लानिंग करेंगे हमें 10,000 इन्वेस्ट करने हैं या हमें सेव करने हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि एक्चुअल में हम जो करते हैं 10,000 हमें करना था, बट हमने करा एक्चुअल में कितना 8,000। तो उससे हम कहते हैं एक्चुअल या एक्सपोज्ड कहते हैं। तो इसका याद रखेंगे नाम से, एक्सपोज्ड कहते हैं, एक्चुअल कहते हैं। चाहे वो सेविंग की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, यहाँ पर बात यही की जा रही है कि चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो या सेविंग की बात हो, आप यहाँ पर एक्सपोज्ड और एक्सएंट यानी जिसे हम प्लान कहते हैं इस फॉर्म में आप इसे डिवाइड करते हैं। आफ्टर दैट बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अगर बेसिकली सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट 2 चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को काम मिल रहा है आसानी से, ये फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कहलाती है कि काम करने के लिए एलिजिबल है बट काम उसको आसानी से मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जहाँ पे काम करना चाहता है एग्जिस्टिंग रेट पर, जो उसको जिस रेट पर मिल रहा है, बट उससे काम नहीं मिल पा रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में। वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जहाँ पर बंदा खुद ही अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता। मतलब मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम इतनी है, मेरे को रेंट आ रहा है या मैंने कुछ ऐसे मैंने सेटअप कर रखा है कि मुझे इनकम जनरेट हो रही है, तो मैं कहीं पे जॉब करना नहीं चाहूँगा। बट अगर हम बात करें यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हम बात करें, तो वो सिचुएशन होती है जहाँ पर इंसान काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल पाता।
तो इस वीडियो में फिलहाल लेता ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेसिकली क्या होता है कि आपकी इनकम इंक्रीमेंट तब होगा आप जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन शॉर्ट एक ऐसा मल्टीप्लायर है, कैसे रेशियो के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इनकम के रिलेटेड बात करते हैं कि जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा इन्वेस्टमेंट में वैसे वैसे आपकी इनकम में भी इंक्रीमेंट होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे करें कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी अगर बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आप कैसे डिनोट करते हो, फॉर्मूलाज का होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हम बात करते हैं के और एमपीसी की रिलेशन, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशन क्या हुआ। लेकिन हम बात करें यहाँ पे नेचर दोनों का सेम ही होता है। आप इन्वेस्ट करते हो तो भी पैसा आपका खर्च होता है, आप कंज्यूम करते हो तो भी आपका पैसा खर्च होता है। एडिशनल जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चेंज आता है इनकम के अंदर, और जब आप एडिशनल कंज्यूम करते हैं तो इनकम में भी चेंज आएगा। इनकम में कैसे चेंज आएगा, आपकी इनकम दोनों ही कंडीशन में फॉलो होगी। बट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपका जो खर्च होता है, आपको जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको फ्यूचर में रिटर्न मिल जाते हैं, जबकि कंजप्शन में ऐसा नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये आपका फॉल होगा तो ये भी फॉल होगा। तो इन शॉर्ट के और एमपीसी की रिलेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे रिलेशन जो होगा आपको पॉजिटिव रिलेशन होगा, जिसकी वजह से जो फार्मूला होता है वो होता है के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये अगर हम बात करते हैं के और एमपीएस की, तो के और एमपीएस की अगर हम बात करें, भाई सेविंग अगर आप करेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा करेंगे सेविंग कम होगी। एडिशनल की बात हो रही है, एडिशनल अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो आपके एडिशनल सेविंग्स बढ़ जाएंगी। इसी वजह से रिलेशन जो होता है दोनों के बीच वो क्या होगा, यहाँ पर दोनों बीच जो होने वाला रिलेशन है वो आपका नेगेटिव होगा। फार्मूला होता है इसका के इक्वल्स टू 1/MPS। इन शॉर्ट अगर बात करें एग्जाम में एमसीक्यूज़ में फार्मूले के भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फार्मूला देख के आपसे पूछ सकते हैं कि ये फार्मूला इसका है, यही फार्मूला इसका है। आई गॉट इट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी बेसिकली इसमें टू अप्रोच के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। टू अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट अप्रोच होती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। अनदर अप्रोच होती है जिसका नाम होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में, तो इस अप्रोच पर अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड, बेसिकली यहाँ पर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं हाउस होल्ड कंजप्शन की और इन्वेस्टमेंट की। यानी एग्रीगेट डिमांड की जगह मैं C+I लिख सकता हूँ और एग्रीगेट सप्लाई की जगह में इनकम लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब कंडीशन आती है एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर देन हो जाएगा, इसका मतलब है कि प्लान इन्वेंट्री जो है वो फॉल हो गई है। यानी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें सप्लाई इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और एग्रीगेट डिमांड ताकि इसमें बैलेंस हो जाए। बात करते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड लेस देन हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, उस कंडीशन में क्या होगा, यानी वो कंडीशन है कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है, यानी प्लान इन्वेंट्री वुड राइज, यानी प्लान इन्वेंट्री यहाँ बढ़ रही है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर डायग्राम की। तो डायग्राम देख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इस तरह से बनता है, एग्रीगेट डिमांड आपको इस तरह से बनता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को आप कहते हैं आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस पे के बाद हम बात करते हैं एक्सिस पे, तो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को शो करेंगे। अनदर हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा ही अप्रोच यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो सेविंग को इक्विवेलेंट कर देंगे इन्वेस्टमेंट के। आफ्टर दैट अगर सेविंग ग्रेटर देन हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्वेंट्री राइज हो जाती है अबाउट डिजायर्ड लेवल से। देखिए सेविंग अगर बढ़ रही है यानी मार्केट में लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, लोग अगर सेविंग ज़्यादा करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, लोग अगर सेविंग ज़्यादा करेंगे तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, यानी यहाँ भी जो प्लान इन्वेंट्री थी वो आपकी फॉल हो रही है। बात आती है इसकी डायग्राम। तो हम बात करें थे यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बाद ऐसा ही अप्रोच की। तो आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड हमने ड्रॉ किया, एग्रीगेट सप्लाई ड्रॉ किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट से आप सीधे ड्रॉ कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट का आपका बनेगा पैरेलल टू एक्सिस से, देन सेविंग का बनेगा, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये आपका डायग्राम था। डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बाद ऐसा ही अप्रोच की। तो आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड हमने ड्रॉ किया, एग्रीगेट सप्लाई ड्रॉ किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट से आप सीधे ड्रॉ कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट का आपका बनेगा पैरेलल टू एक्सिस से, देन सेविंग का बनेगा, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये आपका डायग्राम था। आई होप यू गॉट इट। मिलता है आपसे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई जिसे कहते हैं, या डेफिशिएंट डिमांड जिसे कहते हैं, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखिए एक्सेस डिमांड
वो कंडीशन होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में एक्सेस हो जाती है। यानी एग्रीगेट डिमांड जिस सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, वही कंडीशन आपकी एक्सेस डिमांड कहलाती है। आइए डिस्कस करते हैं। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। बात वही है जो मैंने बताई है, बस थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल वे में, टेक्निकल वे में बता दी। यहाँ पर देखिए डायग्राम की अगर हम बात करें, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई आपने ड्रॉ किया, एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ किया। ये जो पॉइंट है ई पॉइंट, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। जब एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीमेंट होगा, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीमेंट जब होगा तो उस कंडीशन में एक गैप क्रिएट हो रहा है एफ और ई के रिलेटेड। एफ और ई में जो गैप आता है इसको आप कहते हो इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप यानी वो गैप जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में हो जाता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एक्सेस होती है तो वो आपका इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। ये बात करते हैं यहाँ पर डेफिसिट डिमांड की, तो डेफिसिट डिमांड को आप एक्सेस सप्लाई भी कह सकते हैं। डेफिसिट डिमांड में बेसिकली अपोजिट है उसका, जो अपने अभी पढ़ा है। सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें तो अब डायग्राम को आप देख सकते हैं कि आपने एग्रीगेट सप्लाई बनाया, एग्रीगेट डिमांड बनाया। आफ्टर दैट ही एग्रीगेट डिमांड जो फॉल हो रहा है, जब एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक गैप क्रिएट होगा एग्रीगेट डिमांड में, एग्रीगेट सप्लाई में। तो वही कंडीशन आपकी डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगी। नाउ इन टॉपिक की अगर हम बात करें, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, कैसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बाबा। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का। जी, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की हम बात करें, बेसिकली हम कौन कौन सी मेजर्स का यूज़ करेंगे जिसके भी यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें एक्सेस डिमांड के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड में दो चीज़ें आती हैं, एक होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी, एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स की बात की जाती है, इनकम की बात की जाती है, वो अमाउंट की बात की जाती है जो उसको रिसीव होता है, यानी एक्सपेंडिचर इनकम रिलेटेड बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी। अब बात आती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू वो जनरेट कैसे होती है, पैसा कैसे आता है। सबसे पहले बात करें टैक्सेस के थ्रू जनरेट करती है गवर्नमेंट। अच्छा, तो फिजिकल पॉलिसी में अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पॉलिसी कैसे कंट्रोल करेंगे एक्सेस डिमांड को। जी, आप टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आप टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर देंगे तो इससे क्या होगा, टैक्सेस महंगे हो जाएंगे, टैक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे लोग जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम हो जाएगी। ठीक है। फिर तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आप रिड्यूस कर देंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करने से क्या होगा कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब कम बनाएगी, इस कंडीशन में उन लोगों को जो कि एम्प्लॉइज़ हैं सैलरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा ही नहीं मिलेगा तो मार्केट में एक्सेस डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा बर्दाश्त नहीं होता इंसान से। इस वजह से जब उसके पास पैसा आता है तो मार्केट में आके एक्सेस डिमांड करता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, इसका मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। अगर हम बात करें प्रिंटिंग ऑफ नोट्स की तो बेसिकली क्या है कि नोट कम छापेगी गवर्नमेंट। जब सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगा, पैसा कम होगा तो खुद ब खुद एक्सेस डिमांड आपकी बैलेंस हो जाएगी। पब्लिक बोरिंग, पब्लिक से पैसा उधार लिया जाए। अब पब्लिक से पैसा उधार क्या घर कराएगी, नहीं। पॉलिसीज़ कंडक्ट की जाए, मोटिवेट किया जाए लोगों को कि भाई आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करो। सरकार के पास जब पैसा आएगा तो आपका पैसा अगर गवर्नमेंट के पास है तो उस कंडीशन में कभी भी आप एक्सेस डिमांड फिर नहीं करेंगे। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो सर्कुलेशन ऑफ मनी से रिलेटेड होती है कि मनी में किस तरह से सर्कुलेशन होता है, चाहे वो क्वान्टिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, दो चीज़ें आती हैं इसकी, टू इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एक आता है क्वांटिटेटिव, एक आता है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव होता है जिसे काउंट नहीं कर सकते। बात करते हैं सबसे पहले कि रेट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जो कि लॉन्ग रन के लिए RBI जिस रेट पर सैंक्शन करता है लोन, जबकि रेपो रेट वो लोन होता है जो शॉर्ट रन के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे आप इसको इंक्रीज़ कर देंगे दोनों को। बैंक रेट महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा। जब लोन महंगा हो जाएगा तो वही लोग लोन लेंगे जिन्हें एक्चुअल में नीड है, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड आपकी बैलेंस हो जाएगी। आफ्टर दैट ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिंपल होता है। गवर्नमेंट यानी अगर बात करें सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, सेल एंड परचेस करती है विद द हेल्प ऑफ RBI। यानी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है, अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स की बात नहीं कर रहा,
मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे शेयर्स की, बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की। तो जब गवर्नमेंट कंपनी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड को सेल परचेज करती है मार्केट में, से ओपन मार्केट कहते हैं ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप यहाँ पर सेल करेंगे। जब सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे तो लोगों के पास ऑप्शन आएगा इन्वेस्ट करने का। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमें फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप सेल करेंगे, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी को सेल कर देंगे। नेक्स्ट ना आप बता दें लीगल रिक्वायरमेंट रेशियो, अगर हमसे बात करें 2 चीज़ें आती हैं, CRR और SLR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को आप इंक्रीज़ कर देंगे और SLR को भी इंक्रीज़ कर देंगे। नाउ डिस्कस करते हैं CRR होता क्या है। जो अमाउंट इन फॉर्म ऑफ कैश RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, उसको आप CRR कहते हैं। और SLR का मतलब होता है जो अमाउंट या कुछ सिक्योरिटीज़ आप कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखता है, तो उसे हम SLR कहते हैं। इन दोनों के बढ़ जाने से भी लोन पर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्वालिटेटिव में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या होता है कि जितना आप लोन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ मार्जिन रिक्वायरमेंट को। 10,000 रुपये का आपको लोन देना है, आपने 20% अपने पास रखा, बाकी आपने लोन रख दिया। तो जो आप रिक्वायरमेंट अपने पास रख रहे हैं, यानी जो आपने 20% यानी 2,000 अपने पास रखा, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को भी आप इंक्रीज़ कर देंगे। जब आप अपने पास एज अ कमर्शियल बैंक पैसा ज़्यादा रखेंगे तो आप लोन कम सेशन करेंगे।